बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बखैर आफियत होंगे। बिग डेटा का 12 वीक का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था, आज उसका 10th वीक स्टार्ट होने जा रहा है और आज का लेक्चर बिग डेटा इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बिग डेटा इकोसिस्टम के अंदर जितने भी टूल्स हम आज तक पढ़ आए हैं या पढ़ेंगे, उनमें अपाचे स्पार्क को किंग की हैसियत हासिल है। अपाचे स्पार्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन इंटायर बिग डेटा इकोसिस्टम। जो पर्सन बिग डेटा का ये टूल सीख जाता है, उसे किसी और टूल को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पार्क इज़ यूनिफाइड टूल जिसके अंदर तमाम ऑल इन वन, मैं अगर कहूँ कि तमाम टूल एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं, आपको किसी और टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपाचे स्पार्क की इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा इसके जो डेवलपर्स हैं या इसके जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत ही कम हैं और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अपाचे स्पार्क तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज हम CLO की तरफ जाते हैं, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं कि आज हम स्पार्क के अंदर क्या पढ़ रहे होंगे। तो जो आज हमारा कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो हम स्पार्क के अंदर चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, क्लस्टर मैनेजर क्या चीज़ है, वर्कर नोड क्या चीज़ है, एग्जीक्यूटर क्या चीज़ है, थ्रेड्स क्या चीज़ हैं, और डैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस डैग की वजह से आप अपाचे स्पार्क को बाकी तमाम जो टूल्स हैं उसके ऊपर जो इसको बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत इस डैग की वजह से मिली है। क्यों? क्योंकि डैग जो है ये आपके पाइपलाइन को, डेटा पाइपलाइन को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देता है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। और क्यों मेमोरी मैनेजमेंट? क्योंकि इसमें ग्राफ बन जाता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, और हम इसको भी डिटेल में देखेंगे और डेफिनेटली हम इसका एंड पर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। इस लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल नहीं देख रहे होंगे। जब ये हम स्पार्क के आर्किटेक्चर को बिल्कुल सही तरीके से समझ जाएंगे तो फिर हम इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर देख रहे होंगे। बल्कि ये कहना चाहिए इस कोर्स के बिल्कुल एंड के ऊपर हम इसका एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख रहे होंगे। लेकिन इस वक्त इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह स्पार्क कॉन्टेक्स्ट या ड्राइवर, स्पार्क ड्राइवर हम डिस्कस कर रहे होंगे, क्लस्टर मैनेजर किस तरह काम करता है उसको डिस्कस कर रहे होंगे, वर्कर नोड्स को डिस्कस कर रहे होंगे, एग्जीक्यूटर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, थ्रेड्स को किस तरह पैरेलल के अंदर ये डेटा को पैरेलल के अंदर, टास्क को पैरेलल के अंदर रन करता है थ्रेड्स के थ्रू, और डैग को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख रहे होंगे और फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। और हमेशा की तरह जो हमारा एक फॉर्मेट है कि हम एक लाइफ लेसन भी देते हैं हर लेक्चर के एंड पे। तो आज हम बॉब प्रॉक्टर का लाइफ लेसन देख रहे होंगे कि किस तरह आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रह सकते हैं। तो हम अपने जो है अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, हम CLO की तरफ हम जाते हैं। CLO स्पार्क को समझने से पहले, स्पार्क का आर्किटेक्चर समझने से पहले हम स्पार्क का इकोसिस्टम देख लेते हैं कि स्पार्क का टोटल इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्पार्क के पास कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। पहले हम फीचर्स डिस्कस कर लेंगे। फीचर्स डिस्कस करने के बाद हम आर्किटेक्चर के ऊपर जंप कर जाएंगे। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर स्पार्क को हम डिस्कस करें तो इसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर हम स्पार्क को डिस्कस करें तो स्पार्क इस लिहाज से बहुत ज़्यादा डाइवर्स है कि इसके अंदर आप पाइथन के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, स्काला के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जावा के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और आर के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पार्क है वो स्काला के अंदर ही बिल्ड हुआ है। तो अगर स्काला के अंदर ही प्रोग्रामिंग की जाएगी तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम
लेवल अचीव होगा, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम चीज़ें हमें मिलेंगी। लेकिन पाइथन के अंदर भी लोग इसको प्रोग्राम करते हैं, इसके लिए पर्टिकुलरली ख़ास लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसको हम पाइस्पार्क कहते हैं। इसी तरह आप जावा के अंदर भी अपना प्रोग्राम स्पार्क की जॉब का प्रोग्राम लिखकर आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं, स्पार्क के ऊपर रन कर दो, और आर के अंदर भी आप कोड करके इसको रन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि स्पार्क जो है वो एक यूनिफाइड टूल है, इसके अंदर तमाम जो बिग डेटा के बड़े टूल्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आ जाती है। अगर हम HDFS की बात करें तो HDFS बहुत ज़्यादा रिजिड था। रिजिड मीन्स कि आप उसके अंदर सिर्फ बैच प्रोसेसिंग कर सकते थे और कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और दूसरी उसके अंदर रिजिडिटी ये थी कि आप उसके अंदर सिर्फ 2 तरह के ही ऑपरेशंस कर सकते थे। वो ऑपरेशंस कौन से थे? या मैपिंग आप कर सकते थे या रिड्यूसिंग। मैप और रिड्यूस सिर्फ यही 2 फंक्शंस आप काम कर सकते थे, उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जो स्पार्क है इसके अंदर तमाम फंक्शनैलिटीज़ एम्बेड कर दी गई हैं कि ये ना सिर्फ बैच प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, बल्कि स्ट्रीमिंग के केस में रियल टाइम डेटा अगर आपके पास आ रहा है तब भी ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। HDFS और DFS के अंदर कोई स्पेसिफाइड किस्म की लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम कर सके या मशीन लर्निंग के काम कर सके। ये मशीन लर्निंग MACHINE मशीन लर्निंग। लेकिन अपाचे स्पार्क के अंदर डेडिकेटेड मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज दे दी गई और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी टास्क परफॉर्म इजीली किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्पार्क के अंदर ग्राफ कंप्यूटेशंस की भी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट रखी गई कि अगर आपको ऐसे डेटा जिसके अंदर ग्राफ्स होते हैं, नोड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उनको पता होगा कि पेज रैंक किस तरह किए जाते हैं, कि एक जो पेज है वेबसाइट का वो दूसरी वेबसाइट के साथ किस तरह कनेक्टेड है, उसके अंदर कौन से बैक लिंक्स लगे हुए हैं। तो जब इन वेबसाइट्स को आप एनालाइज करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसके अंदर जो बॉट्स होते हैं, जो गूगल अपने बॉट्स रख देता है, वो ग्राफ एक्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि जब आपने SEO करके पेज रैंकिंग करवानी होती है। पेज रैंकिंग बेसिकली उसमें बैक एंड पे यूँ ग्राफ ही कनेक्ट हो रहे होते हैं कि ये वेबसाइट का पेज इस वेबसाइट ने अपने अंदर रेफ़र किया हुआ है थ्रू बैक लिंक्स। तो जब आपने SEO करनी होती है उन वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आपने पेजेस को एनालाइज करना होता है, तो ग्राफ कंप्यूटेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है। तो इसलिए मैंने जिस तरह कहा था कि स्पार्क जो है वो एक यूनिफाइड टूल है जिसके अंदर तमाम फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपको किसी और टूल की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बैच प्रोसेसिंग भी हो जाती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग भी हो जाती है, AI मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स भी बिल्ट इन पहले से पड़े हुए हैं, और ग्राफ कंप्यूटेशन जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि जहाँ पे ग्राफ रिलेटेड डेटा होता है, जहाँ पे एक SEO पेज रैंकिंग करनी हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी हो, तो वहाँ पर भी इसके यूज़ केसेस देखे गए हैं। अच्छा, ये लाइब्रेरी स्पार्क कोर इंजन स्पार्क के जो मेन कर्नल है उसके अंदर उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, प्लस जो स्पार्क का जो कोर इंजन है वो एक्सटर्नल रिसोर्स मैनेजर्स की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकता है। अब ये रिसोर्स मैनेजर क्या हैं? रिसोर्स मैनेजर ये हैं कि जब आपके पास डेटा आता है और डेटा आप बिग डेटा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये वो टूल्स हैं, एक्सटर्नल टूल्स हैं। यार्न एक्सटर्नल टूल है, ये स्पार्क का अपना टूल नहीं है। मेसोस भी एक्सटर्नल है। स्टैंड अलोन जो है वो इसका नेटिव टूल है स्पार्क का, इसका बिल्ट इन टूल है जो कि इसकी रिसोर्स मैनेजमेंट को हैंडल करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि आपने इस टास्क को कितनी थ्रेड्स एलोकेट करनी है, कितनी कोर्स अवेलेबल करनी है, कितनी रैम चाहिए इस टास्क को
परफॉर्म करने के लिए, ये जो सारी चीज़ें हैं क्लस्टर के अंदर जो मैनेज कर रहे होते हैं, ये यही टूल्स मैनेज कर रहे होते हैं। क्यूबरनेटीज़ को भी इसके अंदर स्पार्क के साथ यूज़ किया जा सकता है क्लस्टर मैनेजमेंट में, और स्पार्क के क्लस्टर मैनेजर्स को डॉकर इंजन या डॉकर स्वार्म के थ्रू भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो स्पार्क की ये बहुत अच्छा फीचर है कि ये एक्सटर्नल टूल्स के साथ भी इसकी जो लिंक करने की APIs मौजूद हैं। आप APIs के थ्रू आप एक्सटर्नल इनको आप लिंक कर सकते हैं, और इसके रिसोर्सेज को, जो क्लस्टर के रिसोर्सेज हैं, रैम जो एक्सपेंसिव रिसोर्सेज हैं, रैम है, CPU है और थ्रेड्स वगैरह कोर्स हैं, उनको बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, एक जो चीज़ है HDFS हमने जब डिस्कस किया था, तो HDFS का जो अपना फाइल सिस्टम था, HDFS इटसेल्फ ही था, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे स्पार्क के अंदर स्पार्क की अपनी कोई स्टोरेज, नो स्टोरेज, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि स्पार्क की अपनी कोई स्टोरेज नहीं होती। जब स्पार्क की अपनी स्टोरेज नहीं होती तो इसका मतलब है उसे किसी थर्ड पार्टी स्टोरेज के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। तो वो जो थर्ड पार्टी स्टोरेजेज हैं, तो वो स्पार्क अपने रिजल्ट्स को, जो फाइनल आउटपुट है, वो उसको Hadoop के ऊपर भी राइट कर सकता है, कैसेंड्रा के ऊपर भी राइट कर सकता है। HBase अगर NoSQL है तो आप HBase के ऊपर भी राइट कर सकते हैं, NoSQL के अंदर भी राइट कर सकते हैं, और इसकी PostgreSQL और MySQL के साथ भी इंटीग्रेशन APIs मौजूद हैं, जिसके साथ आप लिंक करके स्पार्क की आउटपुट को इसके ऊपर सेव कर सकते हैं। तो स्पार्क का अपनी स्टोरेज कोई नहीं है, लेकिन स्पार्क के पास एक्सटर्नल जो स्टोरेजेस हैं उनके साथ लिंक आप कर सकते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल स्पार्क का इकोसिस्टम था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि ये इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। आप इनके अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर आप कोड कर सकते हैं, और वो कोड फिर आप स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप स्पार्क कोर इंजन को भेज देते हैं। स्पार्क कोर इंजन के थ्रू वो जो ड्राइवर प्रोग्राम है वो इन रिसोर्सेज जो हैं, इनसे रिसोर्सेज लेकर और अपने क्लस्टर के ऊपर उस डेटा को प्रोसेस करके फाइनल आउटपुट इनमें से किसी भी एक्सटर्नल जो स्टोरेज है उसके अंदर अपना डेटा राइट कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज की लेयर है। तो ये मैंने लेयर्ड आर्किटेक्चर में इसको बताया था कि सबसे पहले आप टॉप लेवल पे, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई आप कोड लिखते हैं, वो कोड किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, इससे भी रिलेटेड हो सकता है, इससे भी रिलेटेड हो सकता है, मशीन लर्निंग से भी रिलेटेड हो सकता है। ये कोड फिर स्पार्क कोर इंजन पे जाता है। स्पार्क कोर इंजन में स्पार्क ड्राइवर्स वगैरह और ये चीज़ें होती हैं, और जो फिर बेस्ट रिसोर्सेज जो है उसको एलोकेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जॉब, और फिर फाइनल आउटपुट आप यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो ये एक टॉप लेवल आर्किटेक्चर था। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम एक एनालॉजी को देखेंगे कि हम इसको अगर बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं तो रियल वर्ल्ड से हम कोई एग्जांपल लेंगे। तो एक टोटल जो स्पार्क का जो इकोसिस्टम है, ये स्पार्क का, अपाचे स्पार्क का जो एक पूरा लाइफ साइकिल है, अपने एक डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसको इन सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसे स्पार्क ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, स्पार्क एप्लीकेशन, स्पार्क क्लस्टर मैनेजर, वर्कर नोड एग्जीक्यूटर और टास्क, JVM थ्रेड, स्टेजेस, डैग्स और कैशे वगैरह, इन सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत। अब ये कंपोनेंट क्या हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं इस स्लाइड पर दोबारा आऊँगा एक एनालॉजी के साथ कि किस तरह आप इसको एक फैक्ट्री के यूज़ केसेस जहाँ पे प्रोडक्शन लाइन चल रही है हम उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जैसे उसके अंदर एक काम हो रहा होता है वैसे ही यहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। तो एग्जाम्पल पर जाने से पहले हम पहले जो स्पार्क का आर्किटेक्चर है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसको जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ से मैं इस पर नंबरिंग कर देता हूँ 1, फिर हम इसको 2, 3 और ये 4 सेम है तो इसलिए मैं इसको, तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो यहाँ से होता है कि अगर हम पाई स्पार्क के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, अगर यूज़र कोई प्रोग्राम लिखता है
और उसके पास क्या है कि ये यूज़र ने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ से यहाँ तक, और किस में लिखा है, पाईस्पार्क के अंदर। मैं यहाँ पे पाइथन का यूज़ केस ले रहा हूँ, पाइथन के अंदर उसने ये एक प्रोग्राम लिया। यूज़र अपना प्रोग्राम राइट करके अपना प्रोग्राम सबमिट करता है, लेकिन सबमिट करने के बाद जब यूज़र अपना प्रोग्राम लिख देता है और उसके अंदर अपना डेटा वगैरह मेंशन कर देता है, तो ये जो प्रोग्राम है ये जब इसको स्पार्क सबमिट करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोग्राम जैसे ही सबमिट किया जाता है तो स्पार्क की जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाती है। एप्लीकेशन स्पार्क का जो बैक एंड का प्रोग्राम है, डीमन है, वो रन हो जाता है, बैकग्राउंड प्रोसेस वो रन हो जाता है। जो स्पार्क ड्राइवर है, जो या स्पार्क का जो ड्राइवर है वो क्या करता है, इस पूरे कोड को एनालाइज करता है और देखता है कि इस डेटा के अंदर कौन कौन सी कोड लिखे हुए हैं, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगी हुई हैं और कौन कौन सी एक्शंस लगे हुए हैं। वो देखता है कि अच्छा फ़िल्टर लगा हुआ है, फिर हमने इस पर मैप लगा हुआ है और फिर कलेक्ट का या यहाँ पर एक्शन लगा हुआ है, ठीक है। स्पार्क ड्राइवर इस पूरे डेटा के अंदर से ये जो कोड लिखा हुआ होता है इसमें से डेटा को एनालाइज करके यहाँ पर ले आता है। तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इसके बैक एंड पे रन हो रहा होता है और ये जो जॉब आपने, ये जो टास्क, ये जो पूरा कोड है, ये जॉब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले आपने याद रखना है कि ये पूरा कोड इस जॉब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो स्पार्क ड्राइवर है या जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है वो इस पूरे कोड को RDDs के अंदर कन्वर्ट कर देता है। RDDs बेसिकली क्या हैं? RDDs बेसिकली रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट है, ठीक है। इसको हम ज़रा डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि आपका जो ये पहले डेटा था, ये जो डेटा है, ये 1 से 10 तक ये जो डेटा है, आप इसकी जगह कोई भी डेटा ले सकते हैं। आप इसमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक्स का बहुत बड़ा डेटा 10 GB का डेटा आपके पास पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसको स्पार्क कॉन्टेक्स्ट ने इस डेटा के साथ जो काम किया वो बेसिकली ये काम किया, ठीक है। और ये काम क्या किया कि उसने इस डेटा को RDDs के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। RDDs का मतलब ये है कि डेटा के ऊपर उसने फ़िल्टर लगा दिया। तो क्योंकि आप डायरेक्टली ये जब इसके अंदर RDD रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के अंदर आपने RDD क्रिएट किया है तो आप इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते तो इसके अंदर आप क्या कर देते हैं कि आप फ़िल्टर करके एक और RDD बना देते हैं, ठीक है। तो RDDs क्या चीज़ हैं? RDDs बेसिकली इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते आप उसके अंदर, ठीक है। तो इसने स्पार्क कॉन्टेक्स्ट ने इस पूरे डेटा को RDDs के अंदर कन्वर्ट कर दिया और कि इस डेटा को पहले RDD1 के अंदर कन्वर्ट किया, फिर उसके ऊपर फ़िल्टर लगाया तो सिर्फ 1 to 5 के, ये जिस तरह इसके अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ वो वैल्यूज़ लेकर आएँ जो 5 से बड़ी हैं, तो इसके अंदर वो डेटा आ गया। और फिर उसने क्या किया कि उसको हर एक जो वैल्यू थी उसको उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो 5 से बड़ी थी। तो जब उससे मल्टीप्लाई किया तो क्योंकि हम इसके अंदर RDD के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते तो उसने उसको मल्टीप्लाई करके एक और RDD क्रिएट कर दिया। तो बेसिकली जब आपका प्रोग्राम जब ये यूज़र प्रोग्राम राइट करता है तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के जो बैक एंड में स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इनिशिएट हो जाता है, वो क्या करता है, इस पूरे प्रोग्राम की जॉब बनाता है और इसका RDDs मल्टीपल बना देता है। और RDDs बेसिकली क्या चीज़ है कि वो एक RDDs मिल के एक ग्राफ, देखें ये एक ग्राफ बना रहा है, ठीक है। और इन तमाम ग्राफ्स को फिर आप टास्क के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ यही समझें कि उस जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे इंस्ट्रक्शंस को 1 by 1 रीड करता है और देखता है कि इसमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस लगी हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह की लगी हुई हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन के ये भी बल्कि आप यहाँ पे देख लें कि स्पार्क
के अंदर जिस तरह हमने कहा था HDFS के अंदर सिर्फ मैप और रिड्यूस होता है, तो जो स्पार्क है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं और सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो इस पूरे जो कोड को रीड करके उसका डैग बना देती हैं, इस तरह का ग्राफ बना देती हैं, और फिर जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है वो इसके अलहदा टास्क बना देता है। ठीक है, हर एक जो यहाँ पर कोड में जो लाइन लिखी हुई होती है उसको अलहदा टास्क इसके बना देता है, इसको डीकपल कर देता है हर एक टास्क को। मैप को अलहदा कर दिया, फिल्टर को अलहदा कर दिया और सबको अलहदा डीकपल कर दिया उसने। ठीक है, अब जब ये सारे टास्क अलहदा हो गए तो इन सारे टास्क को कलेक्ट करके ड्राइवर प्रोग्राम क्लस्टर मैनेजर के पास ले आता है। इन सारे टास्क को जो कि अलहदा टास्क में डिवाइड कर दिया, कि मैप को अलहदा कर दिया और इसके दरमियान मैप को अलहदा कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन को अलहदा कर दिया, और इन सारी चीज़ों को इनके अलहदा टास्क बना दिए। और अब वो इन सारे टास्क को लेकर आके, इन कलेक्शन ऑफ टास्क को लेकर आके क्लस्टर मैनेजर के पास ले आया, और क्लस्टर मैनेजर से क्या डिमांड करता है कि मुझे आप, ये मेरे सारे टास्क हैं और इसके लिए मुझे आप एग्जीक्यूटर्स दे दें। ठीक है, डिफरेंट एग्जीक्यूटर्स आप दे दें। तो बेसिकली ड्राइवर प्रोग्राम इस सारे प्रोग्राम्स में से ट्रांसफॉर्मेशंस और जो एक्शंस हैं उन सारी लाइंस को आइडेंटिफाई करके क्लस्टर मैनेजर से ये डिमांड करता है कि मुझे ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और ये मेरे एक्शंस हैं, और मुझे उसके अगेंस्ट आप जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, रैम है और जितनी हार्ड डिस्क वगैरह है वो आप मुझे स्टोरेजेस वगैरह इन चीज़ों को इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए एलोकेट कर दें। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले जब यूज़र प्रोग्राम लिखता है तो स्पार्क ड्राइवर क्या करता है, इस पूरे प्रोग्राम में से इन लाइन ऑफ कोड में से ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस को आइडेंटिफाई कर देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, उसने फ़िल्टर किया, अगर ये 1 to 10 है तो इसने 5 से जो ग्रेटर हैं उनको फ़िल्टर कर लिया, तो ज़ाहिर बात है इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चेंज हो गई है। अब इसमें सिर्फ 5 वैल्यूज़ हैं और फिर उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करके 10 करके उसके ऊपर फिर आपने मल्टीप्लाई करके उस पर कोई एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी है। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जब एक्शन, ये जो काउंट है ये क्या है, एक्शन है। ठीक है, और हम लिस्ट ऑफ एक्शंस और वो देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये एक्शन कॉल किया जाता है तो तब ये स्पार्क कॉन्टेक्स्ट कॉल होता है, और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इन सब का ये डैग वगैरह बना के और मुख्तलिफ टास्क के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है, और ये टास्क फिर ड्राइवर प्रोग्राम क्लस्टर मैनेजर के पास लेता है। और क्लस्टर मैनेजर का क्या काम होता है, क्लस्टर मैनेजर का ये काम है कि वो इन टास्क के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करें, और इस को कितने वर्कर नोड चाहिए होंगे इन ट्रांसफॉर्मेशंस को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो उसको एलोकेट कर देता है कि ये वर्कर नोड और ये जो टास्क हैं सब टास्क ये इन वर्कर नोड्स के ऊपर, ये फिज़िकल मशीन्स हैं, इन मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 1 by 1। ठीक है, यहाँ पर उन सारे टास्क को, ये हो सकता है कि फ़िल्टर इसके ऊपर चल रहा हो, और जो मैप है या ये मल्टीप्लिकेशन का जो मल्टीप्लाई बाय 2 है वो इसके ऊपर चल रहा हो, और जो इसके ऊपर फाइनल एक्शंस हैं वो इसके ऊपर चल रहा हो। तो वो ये जो पूरा डैग है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन वर्कर नोड्स के दरमियान। अब इन वर्कर नोड्स के ऊपर क्या चल रहा होता है, इन वर्कर नोड्स के ऊपर एग्जीक्यूटर चल रहे होते हैं। एग्जीक्यूटर बेसिकली क्या हैं, एग्जीक्यूटर क्या काम करते हैं, एग्जीक्यूटर ये काम करते हैं कि जो ये टास्क असाइन किया गया होता है इसको फिज़िकली फिर एग्जीक्यूटर परफॉर्म कर रहे होते हैं। उस एग्जीक्यूटर के अंदर क्या है, उसकी एग्जीक्यूटर के अंदर वो टास्क होता है जो इसको स्पेसिफाई किया जाता है इस वर्कर नोड को, कैशे होती है और थ्रेड होती है। थ्रेड बेसिकली क्या चीज़ है, थ्रेड बेसिकली इस टास्क को, अगर इस एग्जीक्यूटर पे मल्टीपल टास्क आए हुए हैं
तो उन सारे टास्क को पैरेलल के अंदर कंप्यूट करने के लिए यूज़ होती हैं थ्रेड्स। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 से 4 लाइंस कंसिडर करी हैं, लेकिन यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत, जब डेटा आपका बहुत ज़्यादा होता है तो ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही होती हैं, और उन ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर टास्क भी मल्टीपल चल रहे होते हैं। तो वो टास्क जब डिस्ट्रीब्यूट करता है क्लस्टर मैनेजर इन सब के ऊपर, तो ये क्लस्टर मैनेजर के ये सारे टास्क इन वर्कर नोड्स के ऊपर, हर एग्जीक्यूटर के ऊपर चल रहे होते हैं। तो एक एग्जीक्यूटर ज़रूरी नहीं है कि एक वर्कर नोड पे एक ही एग्जीक्यूटर चल रहा हो, एक वर्कर नोड के ऊपर मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स चल सकते हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखी है, मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और सब और एक एग्जीक्यूटर मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। अब वो जो टास्क अगर एक एग्जीक्यूटर पे मल्टीपल टास्क होंगे तो हर एक एग्जीक्यूटर टास्क को एक डिफरेंट थ्रेड मिल रही होगी, और वो फिर फाइनली रिजल्ट्स को कंप्यूट करके यहाँ से एग्जीक्यूटर के पास एक्सटर्नल एपीआईज होती हैं जिसके थ्रू वो एक्सटर्नल स्टोरेजेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। जिस तरह हमने इकोसिस्टम के अंदर देखा था कि अपाचे स्पार्क जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेजेस के साथ HDFS वगैरह, कैसेंड्रा वगैरह के साथ भी लिंक कर सकता है। तो इन एग्जीक्यूटर्स का जो फाइनल आउटपुट होती है वो किनके साथ कनेक्ट हो जाती है? एक्सटर्नल जो स्टोरेजेस हैं, एक्सटर्नल स्टोरेजेस जो हैं उनके साथ कनेक्ट होके वहाँ पर आप फाइनल आउटपुट लिख देते हैं। तो इसको दोबारा से हम समराइज़ करते हैं कि समराइज़ इस तरह करते हैं। इसको हम ज़रा एक मिनट ज़रा रुकते हैं, हम इसको डिस्कार्ड करते हैं और मैं इस पर दोबारा आ जाता हूँ। तो इसका फ्लो ऑफ सीक्वेंस क्या है कि जब यूज़र प्रोग्राम लिखता है तो जो ये यूज़र का प्रोग्राम है, जैसे ही यूज़र का प्रोग्राम रन हुआ तो स्पार्क एप्लीकेशन ट्रिगर होगी। स्पार्क एप्लीकेशन जो है वो जैसे ही ट्रिगर हुई तो स्पार्क एप्लीकेशन में जो पड़ा हुआ ड्राइवर प्रोग्राम था उसने इस कोड को एनालाइज़ किया। कोड को एनालाइज़ करने के बाद उसका स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, जब यहाँ पे उसने ये एक्शन देखा, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो एक्शन, ये काउंट जो है ये एक्शन का फंक्शन है। तो जैसे ही ये काउंट कॉल होता है तो ये स्पार्क कॉन्टेक्स्ट कॉल हो जाता है और जितनी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका एक ग्राफ बन जाता है। और ये ग्राफ क्या है? बेसिकली डैग है। और डैग इन सारे जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं उनको एक सेपरेट टास्क बना देता है उन सारी ट्रांसफॉर्मेशन को। और जो स्पार्क ड्राइवर है उन सारे फिर टास्क को कलेक्ट करके क्लस्टर मैनेजर के पास आ जाता है। क्लस्टर मैनेजर से इन सारे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वो रिसोर्सेज मांगता है। एक बात याद रख लेनी है आपने कि जब डैग जो है अभी तक कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, अभी ये सारा डेटा लोड नहीं हुआ, ये अभी बिल्कुल भी ये डेटा फिज़िकल फॉर्म में ये लोड नहीं हुआ क्योंकि क्लस्टर ने अभी तक कोई भी रिसोर्स एलोकेट नहीं किया। तो यहाँ तक ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब क्लस्टर मैनेजर उसको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगा, वर्कर नोड्स प्रोवाइड कर देगा। और वर्कर नोड्स और एग्जीक्यूटर्स, और इसको कितनी एग्जीक्यूटर चाहिए, कितने टास्क में ये डिवाइड होगा, कितनी थ्रेड्स चाहिए, ये सब कौन डिसाइड कर रहा होता है? क्लस्टर मैनेजर डिसाइड कर रहा होता है। और जब क्लस्टर मैनेजर, तो डैग बेसिकली क्या है? डैग यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन मिल जाती है कि हमने क्लस्टर मैनेजर से कितने रिसोर्सेज लेने हैं। तो ड्राइवर प्रोग्राम, जो स्पार्क का ड्राइवर प्रोग्राम है, वो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट उसको उन ग्राफ्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है कि कोई नोड रिडंडेंट तो नहीं है। तो वो सारे रिडंडेंट नोड्स को ख़त्म करके सिर्फ वही नोड्स इस ग्राफ के अंदर रखता है जो एक्चुअली जो प्रोसेसिंग में जाने होते हैं। और वो सारे जो इन सब डेटा को आप क्या कहते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ अभी लॉजिकल है, इसके अंदर किसी भी जगह पे डेटा नहीं पड़ा हुआ। क्यों डेटा नहीं पड़ा हुआ? क्योंकि अभी तक डेटा को फैच करके लेकर ही नहीं आया गया, क्योंकि हमारे पास क्लस्टर मैनेजर ने हमें अभी तक कोई फिज़िकल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए।
तो जब ये क्लस्टर उसको सारे वर्कर नोड असाइन कर देता है तो डेटा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है वर्कर नोड पे, और ये जो टास्क, ये जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट ने टास्क बनाए होते हैं वो इन वर्कर नोड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और हर एग्जीक्यूटर पे वो टास्क चलना शुरू हो जाता है। तो और मैंने एक और चीज़ भी बताई कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक वर्कर नोड पे एक ही एग्जीक्यूटर हो, इस पे मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो इस टास्क को एग्जीक्यूट करके देते हैं। और ये सारा कोड जो है ये इन सब वर्कर नोड्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यही वाला कोड इस टास्क, क्योंकि हमने देखा है कि ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेसिकली टास्क डिवाइड हो गए हैं, तो इन टास्क के साथ ही ये स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के पास होता है कि इस यहाँ पे कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, इधर फिल्टर का परफॉर्म होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का परफॉर्म हो रहा है या किसका परफॉर्म हो रहा है। और एक एग्जीक्यूटर पे मल्टीपल टास्क हो सकते हैं और ये टास्क के लिए हर एक को थ्रेड मिली होगी, और ये थ्रेड्स जो हैं ये जितने आपके सीपीयू के अंदर कोर्स होंगी उससे ज़्यादा एलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो सीपीयू जो कोर्स हैं वो हमेशा इज़ लेस देन या इक्वल टू क्या होंगी, सीपीयू की कोर्स से लेस देन या इक्वल टू होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आर्किटेक्चर समझ आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि स्पार्क प्रोग्राम क्या है, स्पार्क एप्लीकेशन क्या है, स्पार्क ड्राइवर क्या है और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। अभी यहाँ पर भी आप लोग कंफ्यूज हों तो जो यूज़र कोड लिखता है, स्पार्क का कोड लिखता है, तो द कोड यू राइट कंटेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन, और एक कोड के अंदर, स्पार्क के कोड के अंदर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं और एक्शन होते हैं, ठीक है। एक्शंस की हम लिस्ट देख लेंगे कि और ट्रांसफॉर्मेशन की भी लिस्ट अभी हम देख लेंगे। तो स्पार्क एप्लीकेशन जैसे ही आप ये कोड रन करते हैं तो स्पार्क एप्लीकेशन अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस के साथ आ जाता है। स्पार्क ड्राइवर क्या काम करता है? स्पार्क ड्राइवर का ये काम है कि वो आइडेंटिफाई करे क्या आइडेंटिफाई करे कि वो उस कोड में आइडेंटिफाई करे कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और कितनी एक्शंस हैं, ताकि उसके मुताबिक हम ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शन के मुताबिक हम क्लस्टर मैनेजर को ये। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट द एप्लीकेशन स्केड्यूल टास्क कम्युनिकेट विद द क्लस्टर मैनेजर। ज़ाहिर बात है उसको ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस का पता होगा, तभी वो क्लस्टर मैनेजर से डिमांड करेगा कि मुझे इतने रिसोर्सेज चाहिए, तो क्लस्टर मैनेजर उसके मुताबिक आपको वो दें। तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एंट्री पॉइंट है, कनेक्ट द यूज़र प्रोग्राम ड्राइवर टू द क्लस्टर। यही स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है जो क्या करता है, जो ड्राइवर प्रोग्राम है उसको क्लस्टर से कनेक्ट कर देता है और वो उससे डिमांड करता है कि मेरे पास ये टास्क अवेलेबल हैं और इन टास्क के लिए इतने इतने मुझे रिसोर्सेज चाहिए। तो अगर इसको आप इस एनालॉजी से क्रिएट करें, कनेक्ट करें कि एक अगर जिस तरह स्पार्क प्रोग्राम बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्क्रिप्ट होती है मूवी के अंदर, जो प्रोडक्शन अगर कोई मूवी जिस तरह आप बनाते हैं, कोई फिल्म वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर जिस तरह एक स्क्रिप्ट होता है जो एक्टर्स वगैरह पहले से याद कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल उसी तरह उसको कंसिडर करें। तो स्पार्क एप्लीकेशन क्या है, जिस तरह मूवी के अंदर एक पूरी प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूसर होता है, उसने पूरे प्रोसेसेस डिफाइन किए होते हैं। तो स्पार्क तो अगर वो प्रोडक्शन या वो हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है वो मूवी भी वर्क नहीं करेगी। तो स्पार्क ड्राइवर बिल्कुल की एनालॉजी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मूवी के अंदर कोई एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, तो जो सारी चीज़ों को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है तो वो आप उसको उससे रिलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टर इन असिस्टेंस इंश्योरिंग स्मूथ कम्युनिकेशन ऑफ, तो डायरेक्टर का जो असिस्टेंट होता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट होता है। तो आप इसको इस एग्जांपल से भी रिलेट करके इस को समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये तो चीज़ समझ आ गई कि एप्लीकेशन, स्पार्क एप्लीकेशन क्या है, स्पार्क प्रोग्राम क्या है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन अभी भी हम शायद कंफ्यूज हों कि जॉब, टास्क और के अंदर हम शायद अभी भी कंफ्यूज, और स्टेज के अंदर भी हम अभी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जॉब क्या है कि ये जो अपाचे स्पार्क है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है। जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है कि वो उसमें जॉब होती है, जॉब फाइनली कन्वर्ट होती है स्टेज के अंदर, और स्टेज जो है वो फाइनली टास्क के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। तो जब ये यूज़र प्रोग्राम लिखता है तो वो बेसिकली एज ए जॉब सबमिट कर रहा होता है। स्पार्क सबमिट जब हम कॉल कर रहे होते हैं
जब ये हम कमांड लगा रहे होते हैं क्लस्टर के ऊपर, तो ये इस पूरे प्रोग्राम को एज ए जॉब सबमिट कर रहा होता है। उस जॉब में से आप ये डिफरेंट स्टेजेस निकाल लेते हैं। ये अब स्टेजेस हैं, स्टेजिंग हो रही है। जिस तरह डेटा के अंदर स्टेजिंग होती है कि आप पहले डेटा को एक ख़ास किसी और फॉर्मेट के अंदर लोड करते हैं, फिर उसके ऊपर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर डेटा टाइप की कन्वर्जन करते हैं और फिर उसको स्टेजिंग डिफरेंट एरिया में से गुजारते हैं। तो इसी तरह जो स्पार्क है उसको जॉब के बाद, वो स्पार्क जॉब के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई होने के बाद उसको स्टेजेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है और स्टेजेस फाइनली टास्क की शक्ल इख्तियार कर देती हैं और ये टास्क फिर ड्राइवर प्रोग्राम क्लस्टर मैनेजर के पास ले जाता है और वो टास्क किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, टास्क जो हैं फिर वर्कर नोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो क्या है, जो यूज़र प्रोग्राम सबमिट करता है वो बेसिकली जॉब होती है और उस जॉब के जो आप मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट स्टेजिंग एरियाज़ में से गुजर रहे होते हैं और वो स्टेजिंग फाइनली टास्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और उन सारे टास्क को, जो टास्क डिफरेंट होते हैं उनको स्पार्क का जो ड्राइवर है वो कलेक्ट करता है। स्पार्क ड्राइवर इन सब टास्क को टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, जो कि ये फ़िल्टर, मैप, फिर फ्लैट मैप और ये जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन है इनके जो टास्क बनाकर उसको क्लस्टर मैनेजर की तरफ ले जाता है कि मेरे पास ये टास्क हैं, इनकी आप क्या प्रोवाइड कर दें, इनके लिए आप ये रिसोर्सेज एलोकेट कर दें। अच्छा, अब हम आते हैं RDDs की तरफ, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट की तरफ। तो रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड जब डेटा सेट की हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट की बात करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट क्या है, RDDs बेसिकली जिस तरह हमने पहला, तो इसका फीचर ये है कि ये इम्यूटेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जब इम्यूटेबल कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक कॉपी बना लेता है। हम डायरेक्टली RDDs के अंदर तो नहीं उसके अंदर कर सकते, लेकिन उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है बैक एंड के अंदर जब आप उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी तो क्या होगा, डैग बनेगा। डैग क्या है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक डेटा है और मैं कहता हूँ इसके ऊपर फ़िल्टर कर दें और मैं कोई फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फ़िल्टर की क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन कॉल हुई है और एक और डेटा मुझे हासिल हो गया, ठीक है। डेफिनेटली ये सुपर सेट है और उसका एक हमने सबसेट हासिल कर लिया। तो जब ये एक सबसेट, तो आप देख रहे हैं कि फ़िल्टर हमने इस डेटा के ऊपर लगाया है, लेकिन इस डेटा के अंदर ही वो डेटा नहीं रहा बल्कि उसने एक और RDD बना दिया, ठीक है। तो जब भी एक RDD के ऊपर कोई आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो एक और RDD बन जाता है। फिर उस RDD के ऊपर कोई और आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो एक और RDD बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जब RDDs बन रहे होते हैं तो ये बेसिकली RDDs के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जा रही होती है, तो एक ये ग्राफ बन रहा होता है। तो इस ग्राफ को हम क्या कह देते हैं, डैग। और डैग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। डैग ये बेसिकली हमें ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करके देता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने फ़िल्टर नहीं किया और यहाँ पे हमने पहले ही ज्वाइन लगा दिया, ठीक है, हमने ज्वाइन पहले लगा दिया और बाद में हमने फ़िल्टर लगाया, तो क्या होगा कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस पहले परफॉर्म कर रहे होंगे और सारे के सारी फ़िल्टर के अंदर फ़िल्टर करने से पहले सारे का सारा डेटा आ रहा होगा। तो ज्वाइन आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और उसके बाद आप जब फ़िल्टर लगाएंगे तो डेफिनेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं है और वो ज़ाहिरी बात है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा रोज़। लेकिन अगर हम पहले फ़िल्टर लगा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोज़ कम हो जाएंगी। अगर रोज़ कम हो गई हैं तो हमारे पास ज़ाहिरी बात है कंप्यूटेशनल पावर और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो भी कम यूज़ होंगे। अब हम जब
फ़िल्टर करने के बाद हम उसके ऊपर ज्वाइन का कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं ज्वाइन की, तो ज़ाहिरी बात है हमें कम ज्वाइन एक क्योंकि एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, तो अब क्योंकि डेटा हमारे पास कम हो गया तो ज्वाइन भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली डैग क्या काम कर रहा होता है, डैग बैक एंड के ऊपर एक आपको पूरा प्लान बना कर दे रहा होता है कि जो कोड आपने लिखा है उसका बैक एंड पे ये ग्राफ बन रहा होगा, और अगर उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है और दूसरी ऑप्टिमाइज्ड है तो उसका सीक्वेंस और ऑर्डर भी डिसाइड करता है, ये एक ऑर्डर भी डिसाइड करता है। क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, और वो ये भी डिसाइड करता है कि अगर ये ऑपरेशन मैं इसके बाद परफॉर्म करूँगा या उससे पहले मुझे परफॉर्म करना चाहिए, तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन किस ऑपरेशन के बाद परफॉर्म करना बेहतर होगा, ताकि हमें ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन मिल सके जब हम इस जॉब को फाइनली क्लस्टर के ऊपर रन कर रहे होंगे। मैं फिर बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक मिनट ज़रा मैं इसको फिर दोबारा डिस्कार्ड कर देता हूँ कि जब हमारी जब स्पार्क अपनी जॉब सबमिट करता है तो इसके बैक एंड पे डैग बन रहा होता है, और डैग ये लॉजिकल चीज़ है, ये अभी एक्चुअली रन नहीं हुई, इसको लेज़ी इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक प्लान बना देता है पहले से, और अभी इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया गया होता। ठीक है, एग्जीक्यूट तब होता है जब क्लस्टर मैनेजर इसको सारे रिसोर्सेज दे देते हैं, और तब जाके डैग वहाँ पर रन होता है। जो डैग के डिफरेंट टास्क जो होते हैं वो वहाँ पर जाकर परफॉर्म होते हैं। तो जब ये रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे होते हैं और RDDs के ऊपर मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आपके पास डैग मिल रहा होता है, तो डैग बेसिकली फिर क्या काम कर रहा होता है बैक एंड में कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग पाइपलाइन है उसको बहुत सिंप्लीफाइड कर देता है। अगर कोई मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई हैं, रिडंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई हैं कि एक ही अगर ट्रांसफॉर्मेशन वो बार बार अप्लाई हुई है तो वो उसको रिमूव कर देता है। जब अगर वो रिडंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन को रिमूव कर लिया तो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गई है। मेमोरी ऑप्टिमाइज हो गई है तो मतलब ये है कि अगर जिस तरह मैंने पहले बताया था कि अगर ज्वाइन का ऑपरेशन जो है वो पहले लगा दिया और बाद में फ़िल्टर का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो ज़ाहिरी बात है कि ज्वाइन बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा मेमोरी ले लेगा और मेमोरी को बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से इसको सॉल्व कर रहा होगा। तो जब डैग है वो पहले से ही इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर लेता है कि पहले हमेशा फ़िल्टर लगाएंगे, डेटा कम हो जाएगा और फिर हम ज्वाइन लगाएंगे। तो डैग बेसिकली मैंने जिस तरह पहले भी बताया ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करता है। लैक ऑफ इन मेमोरी प्रोसेसिंग, नो फॉल्ट टॉलरेंस, जो हमारे पास HDFS और DFS था उसके अंदर अगर ब्लॉक जो था जो कि HDFS के ऊपर जो डिस्क के ऊपर राइट हो रहा था, अगर वो किसी जगह पर फेल हो जाता था तो उसके लिए रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट जो मैप और फ़िल्टर की जो इंटरमीडिएट कंप्यूटेशंस थी वो इन मेमोरी के अंदर पड़ी होती थी, उसको बार बार जब मेमोरी के अंदर राइट करना हमारे लिए फिजिबल नहीं था, तो वहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस नो फॉल्ट टॉलरेंस थी कि वो डेटा हमारे से वेस्ट हो जाता था। लेकिन डैग के अंदर क्या होता है कि डैग के अंदर आपका जो RDD है, अगर किसी जगह पर आपका डेटा लॉस हो गया, एक RDD आपका मिस हो गया, तो ये इसी डैग को दोबारा से कंप्यूट कर लेते हैं और उस स्टेज पर जाकर उस ग्राफ के अंदर जाकर सिर्फ उतना ही पार्ट आपको दोबारा से कंप्यूट करना पड़ता है और आपको वो RDD दोबारा मिल जाता है। क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, वो आपके पास डेटा इस जगह पर पहले से पड़ा हुआ होता है इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर, तो उसके ऊपर दोबारा से आप उतने ही पार्ट पर आप दोबारा लगाते हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा लगाते हैं और आपको वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट था RDD है, अगर वो लॉस हो गया तो वो आपको ऑन द फ्लाई आप उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये चीज़ इन मेमोरी हो रही होती है, रैम के अंदर हो रही होती है,
तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा और फास्ट मिल जाती हैं। एलिमिनेट रिजिड प्रोग्रामिंग, मैप रिड्यूस के अंदर जब हम HDFS की बात कर रहे थे तो उसमें सिर्फ दो ही काम हो सकते थे, मैप और रिड्यूस। इसके अलावा उसके अंदर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जो अपाचे स्पार्क है इसके अंदर एक लिस्ट ऑफ आप ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत से और फंक्शंस भी हैं जो आप एक्शंस और टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये डैग बनाते हैं और जब एक्शन कॉल होता है तो एक्चुअली ये क्लस्टर के ऊपर ये चीज़ें एग्जीक्यूट होने जाती हैं और इसको तब सारे रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये अब स्पार्क का एग्जीक्यूशन साइकिल को हम समझ लेते हैं कि यूज़र सबमिट ए स्पार्क एप्लीकेशन जॉब और ड्राइवर मॉड्यूल रिसीव द एप्लीकेशन, ड्राइवर आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन को आइडेंटिफाई करता है ऑपरेशन और उसकी वजह से डैग क्रिएट हो जाता है। और डैग क्या है, ये लॉजिकल होता है, ये फिजिकल प्लान नहीं होता कि ये आपकी एक्चुअली जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर रन नहीं कर रहा होता, बल्कि पहले से उसको ये बता देता है कि मेरा प्रोग्राम वो ये उसके अंदर चीज़ें रन होंगी और उसको ये चीज़ें चाहिए होंगी फिज़िकल रिसोर्सेज। तो डैग क्या कर देता है, उस सारे लॉजिकल प्लान को स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर देता है और ड्राइवर सेट स्टेज बाउंड्री बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, जब डैग उसके अंदर दो चीज़ें हो रही होती हैं, हम देख रहे होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं उसमें दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती हैं, एक नैरो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है और एक वाइडर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। नैरो और वाइडर को देखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं कि नैरो का मतलब ये है कि अगर डेटा के ऊपर सिर्फ फिल्टर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रुप बाय करते हैं तो ग्रुप बाय के लिए हो सकता है कि उस ग्रुप बाय की जो की है वो मुख्तलिफ वर्कर नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई हो। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड मुख्तलिफ नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि वर्कर नोड्स को आपस में भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने डेटा को शफल करने के लिए। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान मुझे सारा वो डेटा प्रोवाइड कर दें जहाँ या मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान अगर कंट्रीज़ का डेटा पड़ा हुआ है और मैं कहता हूँ पाकिस्तान का मुझे सारा सेल्स का डेटा सम करके ला के दें, तो पाकिस्तान इधर भी पड़ा हुआ है, पाकिस्तान इधर भी पड़ा हुआ है और पाकिस्तान इस जगह पर भी पड़ा हुआ है। तो मैंने जब इन सब को ग्रुप बाय करना है तो ज़ाहिर बात है कि वो की डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कर नोड्स के ऊपर पड़ी हुई है, तो मुझे डेटा इन दोनों वर्कर नोड्स के दरमियान में भी क्या करना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ग्रुप बाय जो है उसमें अगर ग्रुप बाय जो है वो क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं कि उसमें से कौन सी नैरो है और कौन सी वाइडर है। वाइडर ट्रांसफॉर्मेशंस वो होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी जो की है वो मुख्तलिफ वर्कर नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी होती है और शफल के और इसमें आपको शफलिंग रिक्वायर होती है। शफलिंग मीन्स कि आपको जो वर्कर नोड आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो नेटवर्क के ऊपर आपकी कॉल्स जा रही होंगी। जब नेटवर्क के ऊपर कॉल्स जा रही होंगी तो ज़ाहिर बात है ग्रुप बाय काफ़ी एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इन ट्रांसफॉर्मेशंस को ग्रुप बाय की ट्रांसफॉर्मेशन अगर यहाँ पे लगी हुई है तो ये पहले से आइडेंटिफाई कर लेगा डैग कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को मुझे बाद में अप्लाई करना है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को मुझे पहले अप्लाई करना है बेस्ड ऑन नैरोअर और वाइडर। नो शफल जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि जो मैप और फिल्टर है ये नो शफल है कि इसको आपको वर्कर नोड्स के अक्रॉस नहीं जाना होता, लेकिन जो वाइडर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या होती है, रिक्वायर शफल और ये मुख्तलिफ के दरमियान रिड्यूस बाय की, ये जो मैंने ग्रुप बाय की एग्जांपल दी है, तो इसमें आपको मुख्तलिफ वर्कर नोड के ऊपर क्या करना पड़ रहा होता है, डेटा को शफल करना होता है। तो डैग स्केचुअल बंडल ऑफ टास्क सेंड देम टू द क्लस्टर। तो मैंने जिस तरह बताया कि डैग जब बन जाता है तो आप उसको क्लस्टर मैनेजर को दे देते हैं और इन सब के लिए वो रिसोर्स एलोकेट कर देता है कि इसको इतने वर्कर नोड चाहिए इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हाउ मैनी वर्कर
नोड्स या कितने एग्जीक्यूटर चाहिए और हर एक एग्जीक्यूटर पर कितने टास्क रन हो रहे होंगे, टास्क कितने रन हो रहे होंगे और हर एक टास्क के ऊपर कितनी नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगी। तो ये सारी कौन मैनेज करके दे रहा होता है? क्लस्टर मैनेजर। ठीक है, क्लस्टर मैनेजर ये सारी चीज़ें मैनेज करके दे रहा होता है। तो जिस तरह हमने डैग के बारे में पढ़ा कि बाय विजुअलाइजेशन कि इट एनेबल्स स्पार्क टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन इन ए सिंगल पास। इसमें क्योंकि पाइपलाइन बन रही होती है तो हो सकता है एक ही पाइपलाइन के अंदर आपके मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस परफॉर्म हो रहे हों। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि एक एग्जीक्यूटर के ऊपर मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, तो हो सकता है कि एक जैसी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस जो सेम टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, सेम ट्रांसफॉर्मेशंस वो सेम एग्जीक्यूटर पे रन कर रहा हो। और क्योंकि वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन सेम एग्जीक्यूटर पे, तो शायद वो एक ही पाइपलाइन के अंदर सारे काम कर दे। तो इट एनेबल्स पार्ट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन इन ए सिंगल पाथ विदाउट राइटिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट टू डिस्क। इसी तरह टास्क शेड्यूलिंग हो रही होती है बाय विजुअलाइजिंग डिपेंडेंसीज ऑपरेशन। तो हमने जिस तरह देखा था कि जो डैग है वो डिपेंडेंसीज भी बता रहा होता है कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये इसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, ये आरडीडी इस आरडीडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके ऊपर आपको विजुअल भी बैक एंड के ऊपर आपका ग्राफ एक बन रहा होता है जिसके ऊपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आ रही होती है। और उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन का फ़ायदा क्या होता है? उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपके अगर कोई रिडेंडेंट, अगर एक ही जैसे बहुत से आरडीडीज बन रहे होते हैं तो वो क्लस्टर मैनेजर्स के पास रिसोर्स एलोकेशन से पहले ही रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डैग का फ़ायदा भी है। मिनिमाइजिंग शफल, जिस तरह हमने शफल्स के बारे में बात की कि डैग ये कोशिश करता है कि जितनी जो शफलिंग फेजेज़ हैं उनको जितना हो सके उसको डिले करें। डिले का मतलब यह है कि जितना हो सके ग्रुप बाय जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डैग के अंदर बिल्कुल एंड वाले आरडीडी के अंदर रखें। ठीक है, मिनिमाइज शफल। तो डिलेइंग दैम एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड ऑप्टिमाइजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो हमने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन पहले लगानी है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन बाद में लगानी है, और उसमें हमने ये डिसाइड करना है। और हमने उसमें ये लाजमी तौर पे इस बात का ख्याल रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें शफल्स इन्वॉल्व हैं, जिनमें मुख्तलिफ वर्कर नोड्स के दौरान नेटवर्क के ऊपर, उसको हम डैग के अंदर ग्राफ के अंदर एंड वाली ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर रखते हैं। उसको इसीलिए लिखा हुआ है डिलेइंग दैम एज लॉन्ग एज पॉसिबल। लेजी वैल्यूएशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जब डैग क्रिएट हो रहा होता है तो डैग जो है वो लॉजिकल वर्क फ्लो होता है। तो वो इंटायर वर्क फ्लो रन नहीं हो गया होता, बल्कि वो आपको लॉजिकल प्लान बता रहा होता है कि आपका जो जॉब है वो इस तरह रन होगी। उसके ऊपर पहले ऑपरेशन ये परफॉर्म होगा, ये परफॉर्म होगा, और फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो वो सीक्वेंसिंग जो है वो पहले से हो जाती है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग पहले से हो जाती है। ठीक है, और उन लॉजिकल सीक्वेंसिंग की वजह से की बेस के ऊपर क्लस्टर मैनेजर ये डिसाइड करता है कि इसको कौन सी आपने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। अच्छा, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को हम की एनोलॉजी जो है वो हम इस तरह लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन है और वहाँ पे फ़ोन और टैबलेट्स बन रहे हैं, फ़ोन और टैबलेट्स, फ़ोन जो हैं वो बन रहे हैं, और फैक्ट्री मैनेजर ये चाहता है कि मैं ये काउंट करूं कि मेरे एक दिन के अंदर कितनी फ़ोन और टैबलेट्स मैंने क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। तो स्पार्क ड्राइवर जो है वो बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रहा होगा जैसे एक फैक्ट्री का मैनेजर होगा। कि फैक्ट्री के मैनेजर के पास एक जॉब आई कि आपने काउंट करने हैं, क्या फ़ोन और टैबलेट्स काउंट करने हैं। ठीक है, जो स्पार्क एप्लीकेशन है वो उसको क्या जॉब आई कि प्रोडक्शन काउंटिंग जॉब। ऑपरेशन सुपरवाइज़र, अब फैक्ट्री मैनेजर अपना काम किसको डेफिनेटली असाइन करेगा? जो उसके नीचे ऑपरेशन सुपरवाइज़र होगा उसको, अपने सबॉर्डिनेट को ये टास्क जो है कि आपने काउंट करने हैं कि हर डे के अंदर कितनी
जो फ़ोन्स हैं वो प्रोड्यूस हुए। तो ज़ाहिरी बात है उस पूरी फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर के ऊपर डिफरेंट वर्कर्स होंगे और हर एक वर्कर जो है वो क्या होगा वो डेफिनेटली काम वो हर एक वर्कर अपने हैंड से, फॉर एग्जांपल एक वर्कर है वो उसके फॉर एग्जांपल अगर हम लॉजिकल वर्कर की बात करें शायद उसके 5-10 हाथ हों और वो 5-10 हाथों से फ़ोन जो है वो काउंट कर रहा हो, ठीक है। तो वो 5-10 हाथ वाली जो एग्जांपल है वो बेसिकली थ्रेड है कि जब आप पैरेलल में टास्क कंप्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। तो फैक्ट्री मैनेजर की जो एग्जांपल है वो इक्वलेंट टू है स्पार्क ड्राइवर। जो प्रोडक्शन ऑफ काउंटिंग जॉब है वो स्पार्क एप्लीकेशन की तरह ही है और जो ऑपरेशन सुपरवाइज़र है वो क्लस्टर मैनेजर है। अब जब ऑपरेशन सुपरवाइज़र को ये जॉब आएगी कि यार मुझे फैक्ट्री मैनेजर ने ये कहा है कि तमाम फ़ोन्स को काउंट करें, तो ज़ाहिर बात है ऑपरेशन सुपरवाइज़र खुद काउंट नहीं करने लग जाएगा। वो क्या करेगा, उसको पता है कि इतने बहुत ज़्यादा फ़ोन्स हैं तो मैं कितने वर्कर्स एलोकेट करूँ कि मेरा काम इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जो हमने क्लस्टर मैनेजर वाला काम है जो कि रिसोर्स एलोकेशन कर रहा होता है वो बेसिकली ऑपरेशन सुपरवाइज़र की अगर आप एनालॉजी लें तो उससे इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह फिर प्रोसेसिंग स्टेप्स के कौन कौन से प्रोसेसिंग स्टेप और प्रोडक्शन प्लान, ज़ाहिर बात है कि जो ऑपरेशन मैनेजर है या फैक्ट्री मैनेजर है वो एक पूरा एक प्लान देगा कि आपने यूं करके काउंट करने हैं, तो वो प्लान सारे वर्कर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो जो प्रोडक्शन प्लान है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डैग है हमारे पास, ठीक। और फिर क्या है कि उस प्रोडक्शन काउंटिंग के दौरान हो सकता है कुछ वर्कर नोड क्या कर रहे हों, वर्कर्स जो हैं वो ये काम कर रहे हों कि उन्होंने एक बॉक्स के अंदर सारे फ़ोन को काउंट किया और उसको एक जगह पे स्टोर कर लिया कि मैंने फॉर एग्जांपल ये 100 काउंट किए हैं इस बॉक्स में, उसने एक जगह पे काउंट, फिर उसने दूसरे में 100 काउंट किए, फिर एक तीसरे के अंदर 300 काउंट किए, उसको साइड पे स्टोर करता हुआ जा रहा है। जब उसको ऑपरेशन सुपरवाइज़र पूछता है कि बताएं आपने कितने काउंट किए हैं, तो ये जो उसने टेम्परेरी तौर पे एक एक बॉक्स के काउंट किए होते हैं उनको वो बाद में सम करके 300, 400, 500 और ये उसको बता देगा कि मेरे पास 500। तो ये जो आपकी टेम्परेरी आउटपुट है ये भी किसके अंदर स्टोर हो रही होती है, जो स्पार्क के ड्राइवर्स हैं वो कैशे के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं और वहाँ से ही रिट्रीव करके लेकर आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट जो आज हमने स्पार्क का आर्किटेक्चर डिस्कस किया है, स्पार्क के आर्किटेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं कि हमने स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह जो आपकी जो यूज़र कोड लिखता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन वो किस तरह स्टेजेस के अंदर कन्वर्ट होता है और वो स्टेजेस फिर टास्क के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उन टास्क को फिर आप कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उन टास्क को मल्टीपल क्लस्टर मैनेजर जो है उसको मल्टीपल वर्कर नोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मल्टीपल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उससे जो रिजल्ट्स आते हैं एग्जीक्यूटर उन रिजल्ट्स को किसी एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर राइट कर देता। उस एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर राइट करने के बाद आप वहाँ से आप अपनी आउटपुट, इसमें फिर हमने डैग देखा है और डैग को हमने डिटेल में डिस्कस किया और हमने RDDs रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमने ये भी देखा कि रेजिलिएंट्स जो है RDDs वो किस तरह जब उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है तो वो एक नया RDD बना देता है और RDD क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, तो आप उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करके दूसरा RDD क्रिएट कर देते हैं। आज का लेक्चर इतना ही और अब हम इसके ऊपर हम आते हैं अच्छा कि आज का अब जो हम एंड पे देखते हैं लाइफ लेसन, तो अब हम लाइफ लेसन को डिस्कस करते हैं। They set a goal, but then they look for the signals that it's going to happen. Where they start to look at the empty bank account, the wealth, it's no good. It's not there. We don't know if we're going to have enough money to keep going. And what we do at that point, we forget our goal and we start to worry. And then we doubt ourselves
and it's a negative experience. It's a psychic disease. That worry instantly and automatically turns into an emotional state called fear. That energy that we call fear, that negative energy, must be expressed through the only medium it can be expressed through, and that's this thing that you live in, your physical body. And it expresses itself in a negative vibration that's more commonly known as anxiety. I had someone talk to me here just about an hour ago about anxiety. That's the cause of anxiety. They set a goal, but then they look तो ये हमारा आज का लाइफ लेसन था कि किस तरह अगर आपने एंजाइटी या जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको उसे किस तरह गेट रेड ऑफ, किस तरह उससे आपने छुटकारा हासिल करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ज़रा डैग को और डिटेल के अंदर देखेंगे, क्योंकि डैग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से आपको बेसिकली अपाचे स्पार्क के अंदर ऑप्टिमाइजेशन मिल रही होती है। तो हम अपाचे स्पार्क की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो डैग के थ्रू इम्प्लीमेंट, लेकिन हम इसको हम एक और लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और डिटेल में हम देखेंगे। और दूसरी इसमें चीज़ है कि उसके बाद हम उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ों को कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ अपने पीयर्स से, अपने कोलीग्स के साथ, और अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें, बिकॉज अपाचे स्पार्क और बिग डेटा इज़ हाईली पेड जॉब जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है इस वक्त मार्केट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह सी यू, अस्सलाम वालेकुम।